नमस्कार साथियों। 70वीं बीपीएससी की परीक्षा, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि परीक्षा जो है वो दिसंबर में होने वाली है। 70वीं बीपीएससी की प्री परीक्षा, और प्री परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होते हैं। उसमें से इतिहास का कम से कम 30 प्रश्न इतिहास का कम से कम आता है। 30 प्रश्न के करीब जरूर, पहले तो और अधिक आता था, लेकिन अभी जो है 28 से 30 प्रश्न कम से कम आपको इतिहास में देखने को मिलता है। और इतिहास से ही सबसे अधिक क्वेश्चन, यदि किसी एक विषय की बात करेंगे तो आपको इतिहास से मिलेगा। तो और उसमें भी हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका जो सिलेबस है हिस्ट्री का, वो आप जानते हैं कि हिस्ट्री का सिलेबस बहुत लंबा है। तो हिस्ट्री के सिलेबस को लेकर लोगों के मन में ये रहती क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए। तो आइए हिस्ट्री के उन 10 टॉपिकों को हम देखें जिसमें से 80% प्रश्न आते हैं। यदि 30 प्रश्न पूछता है तो 22 से 24 प्रश्न जो है कम से कम इन्हीं 10 टॉपिक से रहता है। तो आइए आपको वो 10 टॉपिक कौन कौन से हैं, चाहे प्राचीन इतिहास है, चाहे मध्यकालीन इतिहास हो, चाहे आधुनिक इतिहास हो, तो वह 10 टॉपिक कौन कौन से हैं जिनको हमें अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए और लास्ट समय में जाकर रिवीजन भी करना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। जो पुराने लोग हैं उनको तो अनुभव है, लेकिन जो बहुत नए लोग जो परीक्षा दे रहे हैं वो इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इतिहास का इतना बड़ा सिलेबस है, हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो आइए वो 10 जो है टॉपिक उसको देख लेते हैं। तो मित्रों, समान अध्ययन हिस्ट्री के इतिहास का ये महत्वपूर्ण 10 टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना चाहिए। पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता। जानते ही हैं सिंधु घाटी की सभ्यता से 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से रहता है, खास करके कि कौन सा चीज़ कहाँ से मिला। ये चीज़ आपको ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा चीज़ कहाँ से मिला। जैसे आपको पूछा जाता है कि बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले, अग्नि वेदिका के साक्ष्य कहाँ से मिला, धान या अन्न का साक्ष्य कहाँ से मिला, या हल का साक्ष्य कहाँ से मिला। इस तरह से उसके अतिरिक्त भी सिंधु घाटी सभ्यता से 1 से 2 प्रश्न जरूर आता है। ऋग्वेदिक काल बहुत महत्वपूर्ण है। ऋग्वेदिक काल में भी 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से रहता है। ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से एक ना एक प्रश्न जरूर आता है। ब्राह्मण से संहिता, ब्राह्मण संहिता से, या क्या कहते हैं उपनिषद से, इन सब से एक ना एक प्रश्न जरूर आता है। तो ऋग्वेदिक काल को आप देख लीजिए। फिर बौद्ध धर्म वाला तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो है वो बिहार से हमेशा से लगाव रहा है। तो यहाँ से तो 3 से 4 प्रश्न भी पूछा जा सकता है, भले वो बिहार से जोड़ कर पूछे, बिहार से संबंधित करके पूछे, लेकिन 3 से 4 प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मिलाकर। और उसमें मौर्य साम्राज्य को भी शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि जानते हैं मौर्य साम्राज्य का पाटलिपुत्र से ही संबंध रहा है। तो मौर्य साम्राज्य, और खास करके मौर्य साम्राज्य में जो खास करके जो आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ेंगे तो जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, इसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि कौन शासक रहा है, कौन उसका अध्यक्ष रहा है, कौन उपाध्यक्ष रहा है और कहाँ पर हुआ है। तो जो जो 4 बौद्ध संगीति हुई है उसको जरूर याद करिएगा। जैन धर्म भी पढ़ लीजिएगा, बौद्ध धर्म अच्छे से पढ़िएगा। बिहार से संबंधित रहा है बौद्ध धर्म, तो बिहार से संबंधित भी पढ़ लीजिएगा। और मौर्य साम्राज्य जो है इसको भी एकदम अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको पूछा जा सकता है प्रश्न। तो 3 से 4 प्रश्न इस पोर्शन से रहता है, और ज़्यादातर चांस है कि 3 से 4 प्रश्न इससे रहे, भले वो बिहार से संबंधित क्यों ना हो, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मौर्य साम्राज्य से। गुप्त काल और उसकी उपलब्धि जरूर पढ़ लीजिएगा। गुप्त काल और उसकी उपलब्धि नालंदा विश्वविद्यालय से लेके सब कुछ आप गुप्त काल और उसकी उपलब्धि को पढ़ लीजिएगा। लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं आपको। पाल काल बहुत इम्पोर्टेंट है, खास करके बिहार के संबंध में। पाल काल को जरूर पढ़ लीजिएगा। पाल वंश को जरूर पढ़ लीजिएगा। पाल वंश को पढ़ना बहुत जरूरी है। नालंदा महाविहार से लेकर और विक्रमशिला से लेकर जो भी है, पाल वंश और पाल कला को जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके मध्यकालीन इतिहास में अरब आक्रमण और सल्तनत काल, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न यहाँ से भी रहते हैं। अरब आक्रमण
मुस्लिमों का आक्रमण, पहला आक्रमण से लेकर और सल्तनत काल में जो गुलाम वंश से लेकर और जितने वंश हैं, जो गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, जितने पांचों वंश हैं, पांचों वंश को आप अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पांचों वंश को जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे आपका काम नहीं बनने वाला है मित्रों। तो ये पांचों वंश को सल्तनत काल में अच्छे से पढ़ लीजिएगा और सभी शासकों की उपलब्धि को पढ़ लीजिएगा, और सल्तनत काल में किस विभाग को क्या कहा जाता था इस पे प्रश्न रहता है, इसको जरूर पढ़िएगा। और अरब आक्रमण से संबंधित आप निश्चित रूप से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अरब आक्रमण बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। और मध्यकालीन में अरब आक्रमण जो मोहम्मद बिन कासिम से शुरू हुआ था और सिंध पे 712 में, सिंध पे 712 में जो मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था, वहाँ से लेकर सल्तनत काल अच्छे से पढ़िएगा। चाहे गुलाम वंश हो, चाहे आपका खिलजी वंश हो, चाहे आपका तुगलक वंश हो, चाहे आपका सैयद वंश हो, जो जितने वंश हैं उन सबको आप लोग पांचों की पांचों वंश को, लोदी वंश को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मुगल काल और शेरशाह सूरी। देखिए मुगल काल तो सभी लोग पढ़ के जाते हैं, पढ़ेंगे भी, अच्छे से पढ़िएगा। मुगल काल में उत्तर मुगल को तो निश्चित रूप से पढ़िएगा, उत्तर मुगल और मराठा। उत्तर मुगल मतलब आफ्टर औरंगजेब, औरंगजेब के बाद को जरूर पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन शासक आया। और 1857 तक बहादुर शाह जफर द्वितीय तक, बहादुर शाह जफर द्वितीय तक, ये जो है 1857 की जो क्रांति है वहाँ तक मुगल वंश रहा है। तो इस चीज़ को जरूर पढ़ लीजिएगा कि औरंगजेब के बाद मुगल वंश में कौन कौन शासक हुए हैं, इस चीज़ को जरूर पढ़िए। और अंतिम बहादुर शाह द्वितीय तक 1857 तक पढ़ लीजिएगा, उनकी उपलब्धि को पढ़ लीजिएगा। और मुगल काल में जो है आपको बाबर, हुमायूं और खास करके बाबर का जो युद्ध का क्रम होता है, जो बाबर का युद्ध का क्रम है उसको जरूर पढ़िएगा। पानीपत का युद्ध है, जैसे पानीपत का युद्ध पूछता है बाबर वाला, तो आप बाबर का जो वो क्रम से जो युद्ध किया है बाबर ने, उस चीज़ को जरूर मित्रों पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक उसको आप नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन बाबर वाले में से, फिर हुमायूं वाला पढ़ लीजिएगा। हुमायूं के बाद आप अकबर, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, इन सबको पढ़ लीजिएगा। और शेरशाह सूरी जरूर पढ़िएगा। और उत्तर मुगल और मराठा भी जरूर पढ़िएगा। मराठा तो बहुत महत्वपूर्ण है, मराठा से तो वैसे भी आपको बहुत प्रश्न आते हैं, तो मराठा को भी पढ़ लीजिएगा। और उत्तर मुगल शासक जो हुए हैं आफ्टर औरंगजेब, उसको पढ़िएगा। और बाबर के जो युद्ध हैं, जो भी युद्ध है, पानीपत का युद्ध है, चाहे खानवा का युद्ध है या चंदेरी का युद्ध है, इन सबको पढ़िएगा। इनका क्रम पूछेगा आपको, ये मान के चलिए। तो मुगल काल और शेरशाह सूरी, उत्तर मुगल और मराठा मिला के 3 से 4 प्रश्न यहाँ से मान के चलिए आपको आ सकता है। अगला चलते हैं, अब चलते हैं मित्रों आधुनिक इतिहास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल और उसके कार्य। गवर्नर जनरल और उसके कार्य में आपको 2 से 3 प्रश्न रह सकता है, जैसे कौन कौन गवर्नर जनरल हुए और उसने कौन कौन से कार्य किए। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण समझने के लिए समझिए, जैसे आपसे पूछता है कि लॉर्ड कर्जन के बारे में, और आपसे पूछता है कि बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था, किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, तो आप उत्तर देते हैं कि लॉर्ड कर्जन के समय में। उसी तरह आपसे ये पूछा जाता है कि हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई, या फिर माना जाता है कि जो भारत में जो ये है जमींदारी प्रथा वाला जो था, लॉर्ड कॉर्नवालिस वाला, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पूछा जाए, या वारन हेस्टिंग्स के बारे में पूछा जाए, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो गवर्नर जनरल उसके कार्यों को जरूर याद रखिएगा। जैसे सहायक संधि था, लॉर्ड बेलेजली ने किया था, तो इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सहायक संधि को किसने लागू किया, लॉर्ड बेलेजली ने। आप तो इस तरह के प्रश्नों को आप जरूर तैयार करिएगा गवर्नर जनरल और उसके कार्य में से। फिर अंग्रेजी शासन में महत्वपूर्ण विद्रोह, जैसे सन्यासी विद्रोह है, 1857 का विद्रोह है, यहाँ भी 2 प्रश्न कम से कम बनते हैं। 1857 की क्रांति से तो हमेशा प्रश्न बना है। इसके अलावा जो अलग अलग विद्रोह है, जैसे रामोसी विद्रोह है, सन्यासी
विद्रोह है, तो इन सबको आप जरूर पढ़ेंगे। फकीर विद्रोह है, चूहारों का विद्रोह है, जैसे फकीर विद्रोह है मान लीजिए, या चूहारों का विद्रोह है मान लीजिए, या चेरी विद्रोह है, भील का विद्रोह है, इन सबको, सन्यासी है, सन्यासी का तो बिहार और बंगाल से संबंधित रहा है, किसको भी देख लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण 1857 की क्रांति और बिहार की क्या भूमिका रही है 1857 में, इसको जरूर पढ़िएगा। खास करके आप वीर कुंवर सिंह का जो योगदान है 1857 में वो जरूर पढ़िएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। उसके बाद चलते हैं, अगला टॉपिक जो है 1985 में कांग्रेस की स्थापना। और कांग्रेस की स्थापना तो बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस की स्थापना वाले से भी आप मान के चलिए 1 से 2 प्रश्न यहाँ से रहना ही रहना है। कांग्रेस की स्थापना और उसके अधिवेशन, जैसे कांग्रेस की स्थापना किसने किया, उसके पहले सचिव कौन थे, पहले अध्यक्ष कौन थे, पहला कॉन्फ्रेंस या अधिवेशन कहाँ हुआ, और साथ साथ अधिवेशन से सवाल पूछता है कि कौन इसके अध्यक्ष थे। जैसे आपसे पूछा जाता है कि किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना और उसका अधिवेशन को अच्छे से पढ़िएगा, 1 से 2 प्रश्न यहाँ भी आ सकता है। बंगाल विभाजन 1905 मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसी में स्वदेशी आंदोलन भी शुरू हुआ, तो 1905 का पढ़ लीजिएगा। मुस्लिम लीग को पढ़ लीजिएगा 1906 और उसकी गतिविधियों को, मुस्लिम लीग। और लखनऊ अधिवेशन 1916 का जरूर पढ़ लीजिएगा, 1916 का लखनऊ अधिवेशन आप जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है गांधी युग, जैसे गांधी युग से जुड़े प्रश्न आपको पूछा जाता है कि गांधी जी ने कहाँ से, किस कांग्रेस अधिवेशन से भाग लेना शुरू किया। उसके बाद फिर चंपारण के बारे में निश्चित रूप से पूछता है। चंपारण के बारे में आपसे इसलिए पूछता है मित्रों कि चंपारण जो है वो बिहार में है, चंपारण से संबंधित प्रश्न जो है बहुत पूछता है, 1 से 2 प्रश्न जरूर यहाँ से रहता है। खास करके गांधी जी का योगदान जो है चंपारण में, उससे संबंधित प्रश्न रहता है। पूछता है गांधी जी को किसने बुलाया था, क्या कारण था कि वहाँ गए, उस समय कौन वहाँ का कमिश्नर था चंपारण का, चंपारण की समस्याएं क्या थी, क्या समझौता हुआ। तो इन चीज़ों को आप चंपारण सत्याग्रह को एक बार जरूर निश्चित रूप से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अहमदाबाद सत्याग्रह, अहमदाबाद में जो मिल मजदूरों का हड़ताल हुआ था, अहमदाबाद में मिल मजदूरों का जो हड़ताल हुआ था, और पहली बार भूख हड़ताल यहीं पर किया था इन्होंने। भूख हड़ताल का प्रयोग पहली बार गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर के आंदोलन में ही किया था। इस चीज़ को भी याद करेंगे हम लोग। उसके बाद सविनय अवज्ञा के बारे में कहना क्या है, इसको पढ़ना ही है, भारत छोड़ो पढ़ना ही है, और बिहार में इसका प्रभाव। देखिए सत्याग्रह मतलब ये असहयोग जो है, असहयोग आंदोलन जो है, सविनय अवज्ञा, देखिए असहयोग छूट गया है, आप असहयोग आंदोलन जरूर पढ़ लीजिएगा। असहयोग आंदोलन और बिहार में गांधी जी का यहाँ असहयोग लिखने से छूट गया है, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो और बिहार में इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसको निश्चित रूप से आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन ने, तीनों को अच्छे से पढ़िए। साइमन कमीशन 1927 वाला पढ़ लीजिएगा, क्यों आया, कितने सदस्य थे उसमें, भारतीय सदस्य था या नहीं था, क्या कारण था कि भारतीयों ने विरोध किया साइमन कमीशन का, और कैबिनेट मिशन जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके अतिरिक्त यदि कुछ बचे तो और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो 10 टॉपिक्स हैं, ये जो 10 टॉपिक है, ये 10 टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। यदि इस 10 टॉपिक को पढ़ते हैं तो यदि 30 प्रश्न आता है तो 22 से 24 प्रश्न इसी में से आपको मिल जाएंगे। तो ये 10 महत्वपूर्ण हिस्ट्री के प्रश्न हैं, कृपया इसको जरूर पढ़ें। पूरा विश्लेषण मैंने कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। धन्यवाद मित्रों।